नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारी जो नई एमसीक्यू सीरीज चल रही है जिसका पार्ट नंबर 12 है। ये हमारी जो एमसीक्यू सीरीज पिछले 5 से 6 दिन से कोई लेक्चर नहीं आया था। उसका कारण यह था कि दोस्तों में थोड़ा काम था मेरे को, मैं बाहर चला गया था। तो अब वो कंटिन्यू आएगा, रेगुलर आएगा, तो आप बने रहें हमारे साथ, ठीक है। ये जो सीरीज है एग्रीकल्चर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ऑल इंडिया के अंदर, चाहे वो कोई भी हो, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो या फिर एमएससी एंट्रेंस हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप नए हैं तो चैनल को भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप आईबीपीएस की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं, 1 ईयर का कोर्स लेना चाहते हैं, तो आपको कोर्स अवेलेबल है। मात्र 1500 रुपये के अंदर ऑफर चल रहा है अभी। इसके अंदर आपको 4 घंटे रेगुलर क्लासेस मिलेगी। या फिर आप 3 मंथ के लिए कोर्स लेना चाहते हैं एग्जाम तक के लिए, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज, लाइव वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो प्लस करंट अफेयर, सारी चीज आपको मिल जाएगी 750 के अंदर। या फिर आप ओनली मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 350 के अंदर 75 मॉक टेस्ट प्लस करंट अफेयर्स, या फिर ओनली करंट अफेयर्स, सारी चीज आपको अवेलेबल है। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम से जरूर जुड़िए। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री में एमसीक्यू अवेलेबल होते हैं डेली, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। सारे जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर सभी के कोर्सेस अवेलेबल हैं। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है समझना, व्हाट इज द हाइड्रोपोनिक्स, है ना। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स यहाँ पर सी आएगा। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि सर सोइललेस कंडीशन के अंदर, सोइललेस मृदा रहित सोइललेस कंडीशन के अंदर प्लांट का ग्रो कराना, ठीक है। ग्रोइंग प्लांट इन सोइललेस मीडियम, ठीक है, या सोइललेस कंडीशन के अंदर प्लांट की ग्रोथ कराना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। फिर आपके दिमाग में आया होगा सर एक ऐसा कुछ एरोपोनिक्स भी होता है, ऐसा ही कुछ एरोपोनिक्स भी होता है, वो भी बता दो आप, ठीक है। एरोपोनिक्स क्या होता है, तो मैं आपके ये दोनों जो है आपके डाउट क्लियर कर देता हूं कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है, एरोपोनिक्स क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है। ध्यान से क्या सुनना आपको, इधर देखिए कि भाई जो हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स होता है, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है, हाइड्रोपोनिक्स वर्ड का मतलब याद रखना, हाइड्रोपोनिक्स क्या होगा, हाइड्रोपोनिक्स तो हाइड्रोपोनिक होगा सोइल लेस कंडीशन के अंदर, है ना। हाइड्रोपोनिक्स क्या होगा, सोइल लेस कंडीशन। तो सर सोइल लेस कंडीशन में फिर हम प्लांट की ग्रोथ कैसे करेंगे, सोइल लेस कंडीशन, तो हम प्लांट की जो ग्रोथ करते हैं वो करते हैं न्यूट्रेंट रिच मीडियम के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लांट्स ग्रोइंग इन न्यूट्रेंट रिच मीडियम। हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रेंट से भरा हुआ मीडियम बनाते हैं, न्यूट्रेंट रिच मीडियम, ठीक है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए हमने क्या किया, कोई भी कांच का बर्तन ले लो, आप कुछ भी ले लो, हमने यहाँ पर एक माध्यम बनाया। क्या बनाया, ये सोइल नहीं, इसके अंदर देखो आप, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है ना, उसके अंदर खाली न्यूट्रेंट है। क्या है, जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो पोषक तत्वों का एक मिश्रण है, सोल्यूशन है। उस सोल्यूशन के अंदर हम प्लांट ग्रोथ कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो हाइड्रोपोनिक्स होता है सोइल, यहाँ पर मिट्टी नहीं है, ठीक है, मिट्टी के बिना, ठीक है, न्यूट्रेंट मीडियम के अंदर प्लांट की ग्रोथ कराना, इट इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। बोले सर फिर एरोपोनिक्स क्या है, देखो ये जो डेफिनेशन लिखी है ना, वो भी डेफिनेशन भी एरोपोनिक्स की ये वाली। क्या है, डेफिनेशन को समझिए कि इन सच टेक्निक्स प्लांट्स आर ग्रो विदाउट सोइल, ठीक है, एंड एरिएटेड मोस्ट इन एटमोस्फेयर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां भी हम प्लांट की ग्रोथ करते हैं सोइललेस कंडीशन, लेकिन यहां पर प्लांट की ग्रोथ होती है, न्यूट्रेंट मीडियम नहीं होता। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर न्यूट्रेंट मीडियम नहीं है। तो सर यहां पर क्या करते हैं, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर यहां पर एरिएटेड मोस्ट एटमोस्फेयर क्रिएट किया जाता है। मतलब यहां पर प्लांट हवा के अंदर लटके रहते हैं, ठीक है, ऐसे। और यहां पर वातावरण के अंदर क्या होता है, एक मॉइस्चर बनाया जाता है, एक नमी क्रिएटेड की जाती है, ठीक है। एनवायरनमेंट के अंदर क्या की जाता है, एक नमी। तो नमी के अंदर प्लांट जो है, यहां पर देखो न्यूट्रेंट जो स्प्रे होता है ना, वो ऊपर से डाला जाता है। आप देख पा रहे होंगे न्यूट्रेंट का जो स्प्रे है ना, वो ऊपर से डाला जाता है। यहां पर ऐसा कोई सॉल्यूशन है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो एरिएटेड मोस्ट एटमोस्फेयर के अंदर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, यहां से आप देखो ऊपर से पानी छिड़का जाता है ऐसे, ठीक है। यहां पर प्लांट की ग्रोथ कराई जाती है। आपको मैं एक और डायग्राम दिखाता हूं, उसको समझना, आपको क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम देखो, इसमें आपको बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा। ये हाइड्रोपोनिक्स देखो, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये न्यूट्रेंट मीडियम रिच है। ये वाला देखो आप, यहाँ पर हमने क्या किया, एक न्यूट्रेंट मीडियम बनाया है, उसके अंदर हम प्लांट, क्या यहाँ पर कोई ऐसा न्यूट्रेंट मीडियम दिख रहा है आपको, बिल्कुल नहीं दिख रहा। हम क्या कर रहे हैं,
यहाँ पर से आप देख रहे होंगे, यहाँ से स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है न्यूट्रिएंट मीडियम ऊपर से स्प्रे करते हैं, तो ये है एरोपोनिक्स, ये हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, दोनों सोइल लेस है। एक बात जरूर याद रखना, दोनों सोइल लेस कंडीशन है ना, मिट्टी किसी में भी उपयोग नहीं करते भाई, ये जरूर याद रखना। ये भी सोइल लेस है, ये भी सोइल लेस है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केल्विन चक्र संबंधित है। केल्विन साइकिल इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? देखो बहुत कंफ्यूजन होता है ना, इन चीज में बहुत कंफ्यूजन होता है। केल्विन और क्रेव ये थोड़ा के से है ना, दोनों का संबंध अलग अलग है। केल्विन साइकिल संबंधित होती है, केल्विन साइकिल भाई हमारी फोटोसिंथेसिस से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है, या क्या याद रखोगे कि केल्विन साइकिल होती है भाई प्रकाश संश्लेषण से। किससे होती है? फोटोसिंथेसिस से। किससे संबंधित? फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा कि भाई फोटोसिंथेसिस। कैसा इसका और कोई नाम भी है क्या केल्विन साइकिल को? तो आंसर है C3 साइकिल भी कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं? C3 साइकिल भी इसे आप कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं इसको? हम CO2 फिक्सेशन भी कह सकते हैं ना, डार्क CO2 फिक्सेशन। ये डार्क CO2 फिक्सेशन भी इसको बोला जाता है, डार्क CO2 फिक्सेशन। थोड़ा और क्लियर करते हैं चीजों को, क्या समझना आप, है ना, फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये आखिर केल्विन साइकिल है क्या। आखिर ये केल्विन साइकिल क्या है? देखो केल्विन साइकिल है ना, प्लांट के अंदर CO2 के द्वारा, CO2 को करते हैं फिक्स। क्या करते हैं? फिक्स करते हैं, और इससे बनाया जाता है ग्लूकोज। क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। तो केल्विन साइकिल प्लांट के अंदर एक डार्क रिएक्शन होती है। एक बात जरूर याद रखना, क्या है भाई? ये अंधकार अभिक्रिया है, डार्क रिएक्शन है। केल्विन साइकिल एक प्रकार की डार्क रिएक्शन होती है जिसमें हम CO2 को फिक्स करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कहां चलती है ये चलती है भाई कहां पर? तो आंसर है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। कहां पर? क्लोरोप्लास्ट के कहां पर? स्ट्रोमा में। कहां चलती है? तो आंसर है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलती है। तो आपको सारी चीजें जो इंपोर्टेंट है वो बता दिया। ठीक है, अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया था मैंने आपको? क्रेब्स साइकिल, है ना, ये भी। तो ये थोड़ा अलग है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल होती है हम किससे? रेस्पिरेशन। किससे? श्वसन से संबंधित। क्रेब्स साइकिल का संबंध होता है भाई श्वसन। ठीक है, किससे होता है? श्वसन से संबंधित होता है, रेस्पिरेशन से। यहाँ पर CO2 निकलती है, वहां पर CO2 तो अंदर आती है, ग्लूकोज बनता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर तो CO2 रिलीज होती है। क्या होती है? CO2 रिलीज होती है। तो ये कहाँ चलती है? तो ये चलती है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। ये कहाँ चलती है? ये चलती है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, याद रखना आप। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। मैंने आपको सारी चीज क्लियर कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन। भाई ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलता है? ग्लाइकोलाइसिस चलता है साइटोसोल या फिर साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं दोनों चीज क्या है ना, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल। देखो बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म को बोला जाता है साइटोसोल। बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरिया होता है ना, क्या सर बैक्टीरिया में भी ग्लाइकोलाइसिस चलती है? बिल्कुल चलती है ना। ग्लाइकोलाइसिस प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोट्स, एरोबिक, एनारोबिक सभी में एक जैसे चलती है। ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे एरोबिक हो, चाहे एनारोबिक हो, कोई सा भी हो, ग्लाइकोलाइसिस सभी में चलेगी, है ना। और सभी में कहाँ चलेगी? तो साइटोप्लाज्म। तो बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म को बोल देते हैं साइटोसोल। और नॉर्मल जो हमारी सेल होती है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, वहां पर हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य जिसे, है ना, हिंदी में तो भाई कोशिका द्रव्य भी कहते हैं दोनों को। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, है ना, याद रखना। अब ये ग्लाइकोलाइसिस किससे संबंधित है? ग्लाइकोलाइसिस अगर ये रिएक्शन जो होती है ये किससे संबंधित है? ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन की पहली स्टेप होती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है? तो आप याद रखना कि ग्लाइकोलाइसिस जो होती है ये श्वसन जो होता है ना भाई, श्वसन, रेस्पिरेशन, है ना। तो रेस्पिरेशन मतलब फूड का ऑक्सीडेशन। तो रेस्पिरेशन की पहली स्टेप ही ग्लाइकोलाइसिस होती है। कौन सी होती है? ग्लाइकोलाइसिस होती है। ठीक है ना, एग्जाम में पूछते हैं ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट एटीपी का लाभ कितना होता है। तो एक क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर बताना है 2 ATP का लाभ होता है। कितना ATP का? 2 ATP का लाभ होता है डायरेक्टली आपको ग्लाइकोलाइसिस में, डायरेक्ट। ठीक है, याद रखोगे कि डायरेक्ट कितना ATP का लाभ होता है। तो डायरेक्ट गेन ऑफ ATP 2 ATP बताना। चलिए, है ना। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 4th, क्या है? न्यूरोटॉक्सिन प्रेजेंट इन लेथाइरस। लेथाइरस से भाई एक पल्स क्रॉप है। क्या है? पल्स क्रॉप, है ना, खेसारी दाल जैसे हम कहते हैं, एक पल्स क्रॉप होती है ना। अब भाई पल्स क्रॉप है तो दाल है,
इसके अंदर एक होता है न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब एक ऐसा जहर होता है जो हमारे मस्तिष्क को, ब्रेन को काम करना बंद कर दे। अगर ये ज्यादा कंसेंट्रेशन में है तो हमारे ब्रेन जो होता है, ब्रेन के अंदर होता है न्यूरॉन्स। क्या होते हैं? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन के फंक्शन को बंद कर देगा, जिससे क्या होगा, हमारे शरीर के जो पैर है ना, पैरों को कहते हैं लोअर लिम्स। क्या कहते हैं? लोअर लिम्स कहते हैं। उनके अंदर हो जाएगी पैरालाइसिस। क्या हो जाएगी? लकवाग्रस्त हो जाएंगी। अगर ये ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स काम करना बंद कर दें तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, कोई भी सिस्टम काम नहीं कर, हाथ पैर कुछ काम नहीं करता। इसको कहते हैं लकवा ले जाना, पैरालाइसिस। क्या हो जाता है? इससे पैरालाइसिस हो जाती है। अब ऐसा कौन सा वो न्यूरोटॉक्सिक होता है जिसके अंदर, जिससे पैरालाइसिस हो सकती है? उसका नाम होता है BOA, बीटा ऑक्सैलिक एसिड। देखो कभी कभी ये ऑप्शन में ना आए तो आएगा ODAP, ये आएगा OD। ठीक है, ऐसा आएगा ऑक्साइल, है ना, ऑक्साइल डाई अमीनो प्रोपियोनिक एसिड, है ना, ये आएगा। ठीक है, तो ये भी इसी का नाम है, तो आप इसको याद रखना, या तो बीटा ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड या फिर ODAP। ठीक है। अब एक राजस्थान RPSC के अंदर एक क्वेश्चन आया था। RPSC के अंदर क्या क्वेश्चन आया था? RPSC के अंदर यहां पर एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी वैरायटी है लेथाइरस की, ठीक है, पूसा बायो 212, जिसके अंदर, है ना, सोमेटिक ये बनाई गई पूसा बायो 212। ठीक है, इसकी एक वैरायटी है, याद रखना, जो कि सोमेटिक हाइब्रिड टेक्निक से बनाई गई है ना, सोमेटिक हाइब्रिड टेक्निक से बनाई गई है। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है एम्प्टी लेग्यूम ओव्यूल टेक्निक। ये एक टेक्निक होती है, ठीक है, ये एक टेक्निक है। किस लिए? पल्सेस के अंदर फ्लोएम अनलोडिंग मैकेनिज्म को समझने के लिए। ठीक है, पल्सेस के अंदर फ्लोएम अनलोडिंग से समझने के लिए, है ना, फ्लोएम को खाली होने से संबंधित एक मैकेनिज्म होती है पल्सेस क्रोप के अंदर, जिसका नाम होता है एम्प्टी लेग्यूम ओव्यूल टेक्निक इज रिलेटेड टू। तो आंसर होता है फ्लोएम अनलोडिंग। ये किस में होती है? पल्सेस के अंदर। वेसिया फावा जो प्लांट होता है, बीन्स, आप वीन्स भी कह सकते हो, वेसिया फावा, ठीक है ना, वेसिया फावा एक प्लांट होता है, वीन्स। इसके अंदर जो है ना एक मैकेनिज्म होती है, किसको समझने के लिए? तो आंसर है फ्लोएम की अनलोडिंग। तो आपके दिमाग में आ रहा है सर ये है क्या अनलोडिंग? लोडिंग क्या होता है? फिर सामान थोड़ी भर रहे हैं यहाँ पर। देखो क्या होता है कि जो प्लांट है ना कोई भी, ठीक है, इस जो प्लांट है, इस प्लांट में क्या होता है समझना। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट में फूड का जो कंडक्शन होता है, प्लांट में फूड का कंडक्शन जो होता है वो फ्लोएम से होता है। प्लांट में फूड का जो कंडक्शन होता है ना, भोजन का संवहन, फूड कंडक्शन, तो प्लांट के अंदर फूड का कंडक्शन जो होगा वो किससे होगा? फ्लोएम से। किससे होता है? फ्लोएम से होता है ना। और वाटर का कंडक्शन भाई सब किससे होता है? वाटर कंडक्शन, तो वाटर कंडक्शन होता है जिसका नाम होता है जाइलम। किससे होता है? जाइलम से होता है। ठीक है, याद रखना दो चीजें। चलिए C4 प्लांट कौन सा है ना, C4 नोट है, C4 पौधा कौन सा नहीं है? तो देखो शुगर कैन C4 होता है, ये C4 है, ये C4, ये तीनों तो क्या है? C4 है। सोयाबीन नहीं होता, सोयाबीन क्या है? एक C3 प्लांट। और यहाँ पर एक एग्जांपल हो रहा है पल्म मिलेट, चौथा एग्जांपल आप लिख लेना याद करने के लिए, पल्म मिलेट, बाजरा। ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है द पब्लिकेशन ऑफ इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल जर्नल्स इन इंडिया वाज स्टार्टेड, है ना, भारत में इंडियन फाइटोपैथिकल जर्नल्स की जो स्टार्ट पब्लिकेशन कब से हुआ है? तो 1948 से। कब से? 1948, जब इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना होगी, है ना, इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी, इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी। ठीक है, कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर, है ना, बीबी मुंडकर। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर है। तो भाई इसकी स्थापना भी कब हुई है? 48 में। तभी से क्या हुआ? जनरल पब्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर है 8, बाजरा में हरित वाली रोग, ग्रीन ईयर डिजीज किससे होती है? तो बाजरा में होती है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकुला। इसी का दूसरा नाम होता है डाउनी मिल्ड्यू, है ना, बाजरा की डाउनी मिल्ड्यू, है ना, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। ठीक है, याद क्या रखना है? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। ठीक है, तो बाजरा की डाउनी मिल्ड्यू बोलो, चाहे आपसे पूछा जाए हरित वाली रोग, ग्रीन ईयर डिजीज, एक ही होती है जो कि फंगस से होती है। फंगस का नाम होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकुला। ये कवक होती है, क्या होती है? फंगस होती है, इससे बीमारी होती है। अल्टरनेरिया सोलानी से होती है अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो और पोटैटो, है ना, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो एंड पोटैटो। ठीक है, ये
इसके बाद लगा एल्बिगो कैंडिडा, है ना, इससे होती है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, है ना, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, कौन सी, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, ठीक है। और परनोस्पोरा पिसी, तो परनोस्पोरा से क्या होता है भाई, ठीक है, परनोस्पोरा डाउनी मिल्ड्यू होता है, परनोस्पोरा पिसी किसके अंदर, पल्सेस के अंदर, पी के अंदर। चलिए अगला है, कृषियों की भूमि में कार्बन नाइट्रोजन रेशो कितना होता है ना, सीएन रेशो इन द एरेबल, भाई रेंज जो होती है ना वो 8 से लेके 15 होती है, एरेबल लैंड की जो सीएन रेशो होता है वो रेंज होती है 8 से लेके 12। अगर एवरेज पूछा जाए तो आपको बताना एवरेज 12:1, ये तो होता है एवरेज, ठीक है, कि जो एरेबल सॉइल होती है एवरेज। अगर आपसे रेंज पूछी जाए ना तो रेंज कितनी होती है, 8 से लेके 15 होती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इन न्यूट्रल सोइल द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर, कि उदासीन मृदा में न्यूट्रल सोइल में कौन सा सूक्ष्म जीव की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, आप उनको अच्छे से नोट कर लेना और याद कर लेना, क्योंकि पेपर में पूछे जाएंगे। क्या आपसे अगर ऐसा पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि नॉर्मल सोइल के अंदर, क्या पूछा जाए, नॉर्मल सोइल के अंदर कौन सी सोइल, सामान्य मृदा, है ना, उदासीन नॉर्मल सोइल जो है, कि नॉर्मल सोइल मतलब भाई उदासीन मृदा, न्यूट्रल सोइल, नॉर्मल सोइल लिखो या फिर क्या लिखो, न्यूट्रल सोइल, है ना। इसके अंदर कौन से सोइल के अंदर अगर है न्यूट्रल, न्यूट्रल सोइल, ठीक है, न्यूट्रल सोइल जो होती है इसके अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या सबसे ज्यादा होती है, तो आप याद रखना सीक्वेंस कि सबसे ज्यादा होगा बैक्टीरिया, सबसे ज्यादा कौन होगा, बैक्टीरिया, फिर कौन सा होगा, एक्टिनोमाइसीटीज, है ना, फिर कौन होंगे, एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक है, फिर कौन सा होगा, फंजाई, तीसरे नंबर पर फंजाई, और चौथे नंबर पर होगा एल्गी। ये तो होगा हमारा नॉर्मल सॉइल में, ठीक है। अगर आप सेम क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अगर आपसे पूछा जाए द नंबर ऑफ माइक्रो ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास, ठीक है, कि बायोमास किसका ज्यादा होगा ना, बायोमास अगर आपसे ऐसा पूछा जाए ना, बायोमास या फिर ओनली, ठीक है, पर ग्राम ऑफ सोइल, ठीक है, आपसे पूछा जाए वजन, भार किसका ज्यादा होता है, तो आपको आंसर बताना फंजाई। अगर बायोमास पूछा जाए ना फिर आपको बताना फंजाई, फिर आप बताएंगे बैक्टीरिया, फिर आप बताएंगे एक्टिनोमाइसीटीज, है ना, फिर आप बताएंगे एल्गी, ठीक है। चलिए अगर बायोमास पूछा ना नॉर्मल सोइल में, तो बायोमास हमेशा आप क्या बताएंगे, फंगस का ज्यादा होता है, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन अगला, अगर आपसे पूछा जाए एसिडिक सोइल के अंदर, किसमें, अम्लीय मृदा के अंदर बताओ कि अम्लीय मृदा में किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या ज्यादा होगी, तो आप बताना कि अम्लीय मृदा में सबसे ज्यादा होती है फंजाई की, है ना, फिर किसकी होती है, बैक्टीरिया, है ना, फिर एल्गी, ठीक है, और फिर एक्टिनोमाइसीटीज, फिर एक्टिनो। फिर अगला क्वेश्चन यही पूछेंगे, आप बताओ सर क्षारीय मृदा के अंदर, एल्कलाइन सोइल के अंदर क्षारीय मृदा में, तो क्षारीय मृदा में सबसे ज्यादा होती है एक्टिनोमाइसीटीज, है ना, क्षारीय मृदा के अंदर, कौन सी मृदा, क्षारीय मृदा के अंदर एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक है, एक्टिनोमाइसीटीज। इसके बाद होता है अपना बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया के बाद यहाँ पर आएगा अपना एल्गी, और सबसे आखिरी में आएगा फंगस, है ना। चलिए तो आप याद रखना, है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर तो बैक्टीरिया है, इस क्वेश्चन का आंसर तो बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 11, द क्रॉप्स यूज फॉर द ग्रीन मैन्यूर, कौन सी क्रॉप जो हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, तो भाई शेषवानिया बिल्कुल करते हैं, सनेम बिल्कुल करते हैं, काउपी बिल्कुल, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ढैंचा, सनई और, है ना, तो आंसर है सबसे बेस्ट जो क्रॉप होती है सनई होती है ना। इसके बाद क्या यहाँ पर गेहूं का उपयोग करते हैं, हरी घास नहीं करते, मक्का का करते हैं, नहीं करते, मक्का बाजरा ज्वार नहीं करते, नन ऑफ दी, तो आंसर है भाई पहला, इनका हम हरी खाद के रूप में करते हैं ना। अब ध्यान से सुनना क्या है, डंपिंग ऑफ डिजीज अफेक्ट द फॉलोइंग प्लांट फंक्शन, एक डंपिंग ऑफ नाम की बीमारी होती है जो कि नर्सरी अवस्था में होती है। डंपिंग ऑफ बीमारी कब होती है, जैसे डंपिंग ऑफ पपाया, डंपिंग ऑफ चिली, है ना, कब होती है, नर्सरी अवस्था में, कब होती है भाई, नर्सरी स्टेज के अंदर, है ना। ये होती है पाइथियम नाम की फंगस से, किससे, पाइथियम नाम की एक कवक होती है ना, कौन सी कवक होती है, पाइथियम एफेनिडर्मेटम, पाइथियम एफेनिडर्मेटम से जनरली होती है कौन सी, डंपिंगो। अब ये करती क्या है, इसका सिम्टम्स क्या होते हैं, देखो ध्यान से सुनना कि भाई इससे क्या हो जाता है। अब जो प्लांट, जब हमारा जो सीडलिंग होता है ना छोटा, ठीक है, ये जो प्लांट होता है ना छोटा सीडलिंग जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं सीडलिंग, है ना, क्या कर देता है, सीडलिंग को ये नीचे से कट कर देता है, जमीन के यहाँ से, एंड अंडरग्राउंड पार्ट से आप देखोगे तो इसके यहाँ से ऐसे कट कर देगा, क्या कर देगा ऐसे, इसको कट, फंगस
तने को काट देगा। अब जब तने को काट देगा तो ऊपर सोइल से जो न्यूट्रिशन है वो कैसे जाएंगे, वो तो रुक जाएंगे। ठीक है, ये न्यूट्रिशन जो है वो तो ऊपर जाएंगे वो तो हो जाएंगे, रुक जाएगा। मतलब भाई एक प्रकार से क्या हो जाएगा, मोबिलाइजेशन ऑफ द स्टोर्ड फूड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, और क्या होता है डंपिंग ऑफ के अंदर। ठीक है, तो आंसर है एब्जॉर्प्शन, खनिज तत्वों का अवशोषण। मेन इंपोर्टेंट यहाँ पर आंसर आएगा खनिज तत्वों का, है ना। खनिज तत्वों का अवशोषण जो होता है ना वो रुक जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये होता है ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है प्रोजेक्ट डायरेक्टेड ऑफ द बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल का प्रोजेक्ट डायरेक्टेड कहां पर है, बेंगलोर के अंदर। कहां है, ठीक है, आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट डायरेक्टेड ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल कहां, बेंगलोर। अगर आपसे पूछा जाए नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर आईपीएम, है ना, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो आप बताएंगे नई दिल्ली। क्या बताएंगे आप, नई दिल्ली के अंदर, है ना। बेंगलोर के अंदर एक चीज और बताएंगे आप, नेशनल, ठीक है, क्या बताएंगे आप, नेशनल ब्यूरो ऑफ, ठीक है, एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट इंसेक्ट, ये वाला है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंपोर्टेंट इंसेक्ट। ये वो कहाँ है, तो ये भी बेंगलोर के अंदर है ना, ये भी कहाँ है, बेंगलोर के अंदर। तो ये दो इंपोर्टेंट चीज है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, क्वेश्चन नंबर है 14, पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, भारत के अंदर पंचायती राज सिस्टम किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर चालू हुआ, तो इसका आंसर है बलवंत राय मेहता कमेटी। कौन सी, बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, है ना। तो भाई संविधान संशोधन, अब आपसे कभी कभी ऐसा पूछ सकते हैं कि पंचायती राज से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है। ठीक है, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर 73 अमेंडमेंट, कौन सा है भाई, तो 73वां संविधान संशोधन। कौन सा, 73वां संविधान संशोधन 1993। क्या बताना आपको, इससे संबंधित कौन सा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1993। और भाई ये पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल, है ना। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित कौन सा होता है, तो भाई एपोमिक्सिस जो होता है ना, एपोमिक्सिस एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एपोमिक्सिस की जो डेफिनेशन होती है ना वो क्या होती है, डेवलपमेंट ऑफ सीड, क्या होती है, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन। और जहां भी शब्द ऐसा लिखा होता है ना विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या लिखा हो कि बिना निषेचन के, बिना निषेचन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर सीड का फॉर्मेशन होता है तो उसे बोलते हैं एपोमिक्सिस। देखो एसेक्सुअल का मतलब ही होता है जहां पर मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। एसेक्सुअल का मतलब होता है जहां पर मेल फीमेल गैमेट का कोई आपस में फ्यूजन नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बोले सर ये कैसा है, ये एक एम्फीमिक्सिस लेगा, ये क्या है, तो भाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही दूसरा नाम है। ये जो है ना ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही दूसरा नाम है। सेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, भाई नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है, और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना, नर एंड मादा, ठीक है भाई, मेल एंड फ्यूजन फीमेल जो गैमेट होते हैं उनके फ्यूजन को क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एम्फीमिक्सिस। ठीक है, एलोगैमी का मतलब क्या होता है, अगर सेल्फ पोलिनेशन से सीड का फॉर्मेशन होता है उसे एलोगैमी कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, हाँ या ना। अगर सेल्फ पोलिनेशन से, किससे, स्वपरागण से, ठीक है, स्वपरागण से, सेल्फ पोलिनेशन से अगर सीड का फॉर्मेशन होता है तो है ना, क्या बोलते, सॉरी ये सॉरी क्रॉस पोलिनेशन आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, क्रॉस, ठीक है, एलो लेके ना, क्रॉस पोलिनेशन से अगर किसका फॉर्मेशन होता है, सीड का, तो एलो। ऑटो का मतलब सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ पोलिनेशन, ना क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, ऑटो पूछा जाए तो स्वपरागण से अगर बीज का निर्माण होता है तो ऑटोगैमी, अगर क्रॉस से होता है तो एलोगैमी कहते हैं। चलिए, द स्फीयर विच लाइज अबाउ द स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड, समताप मंडल परत के ऊपर कौन सी परत होती है। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर वायुमंडल पढ़ाया था, एटमॉस्फेयर, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, सबसे पहले कौन सी, ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, है ना, फिर मीजोस्फीयर। तो यहाँ पर क्या पूछा, स्ट्रेटो के ऊपर कौन सी होती है, मीजोस्फीयर, ठीक है ये, और मीजोस्फीयर के ऊपर कौन सी होती है, थर्मोस्फीयर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रोनियर इन कॉटन यूज्ड,
कॉटन के अंदर माइक्रोनियर जो एक इक्विपमेंट होता है, इसका क्या यूज होता है? इससे हमें इससे फाइबर की फाइननेस है ना, कि फाइबर की जो महीनता होती है, फाइबर कितना पतला है, ठीक है, तो आंसर है फाइननेस को। अब सर ये ऐसा होता है, देखो आप, ये है माइक्रोनियर, जिससे हम क्या करते हैं, फाइबर की फाइननेस को मेजर करते हैं। पीजोमीटर, तो ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, वाटर टेबल है ना, जल की गहराई पीजोमीटर से मेजर करते हैं, जल की गहराई को। चलिए क्वेश्चन नंबर है 19, द कंसेप्ट ऑफ सोइल मैनेजमेंट जोन इज एसोसिएटेड। क्या सोइल मैनेजमेंट जोन जो होता है, कहने का मतलब मृदा के अंदर जो सोइल रूट जोन के अंदर जो मैनेजमेंट करते हैं हम, मृदा प्रबंधन क्षेत्र की अवधारणा ये आती है हमारी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, किसमें, संरक्षण विधि। देखो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एक प्रकार से है ना, यहाँ पर हम सोइल का मैनेजमेंट प्रॉपरली करते हैं, तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंदर आती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है अगला, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम हैविंग कंपोनेंट्स ऑफ द क्रॉप्स ट्री पास्चर, ठीक है, क्रॉप ट्री पास्चर ओनली या फिर एनिमल। तो यहाँ पर क्रॉप्स, तो एग्रीकल्चर को क्या बोलेंगे, क्रॉप को बोलेंगे एग्री, ट्री को बोलेंगे सिल्वी, और पास्चर को बोलेंगे पास्चर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर देखो एग्री सिल्वी पास्चर, यही है, यही आंसर होगा बिल्कुल। क्या ये देखो ये वाला जो है, ये तो होगा ट्री प्लस पास्चर, घास है ना, चारा जो है, ये हो गया एग्री सिल्वी होटी, तो क्या होगा क्रॉप्स, एग्रीकल्चर है तो होगा क्रॉप्स प्लस ट्री, और प्लस हो गया अपना जो हॉर्टिकल्चर है ना, फ्रूट जो है हॉर्टिकल्चर एक प्रकार से, एग्री सिल्वीकल्चर तो ओनली क्रॉप्स प्लस ट्री। चलिए है ना, क्वेश्चन नंबर है अगला 21, टीजेड टेस्ट, टीजेड का मतलब होता है टेट्राजोलियम टेस्ट, है ना टीजेड का मतलब होता है टेट्राजोलियम टेस्ट। एक मिनट रुक जाए, ठीक है, पानी पी लूं थोड़ा मैं ना, एक मिनट। देखो टीजेड का मतलब होता है टेट्राजोलियम टेस्ट। क्या होता है टेट्राजोलियम टेस्ट? कलर ऑफ लिविंग टिश्यू ऑफ द सीड चेंज। जब हम, अब आपसे एग्जाम को याद रखना क्या, कि ये टीजेड टेस्ट होता है ना, इसको कहते हैं टेट्राजोलियम। क्या करते हैं हम, टेट्राजोलियम। अब ये टेट्राजोलियम टेस्ट होता है ना, ये किस लिए करते हैं, तो जीवन क्षमता परीक्षण, सीड वायबिलिटी। क्या है, आप क्या बताओगे कि ये टेस्ट क्यों करते हैं? ये टेस्ट इसलिए करते हैं जिससे हम जीवन की क्षमता, जो सीड की जीवन क्षमता होती है ना, बीज की जीवन क्षमता, ठीक है, बीज की जीवन क्षमता जो होती है उसका परीक्षण करनी, कि सीड हमारा जर्मिनेशन के लायक बचा है या नहीं, इसमें जीवन है या नहीं। अब इससे संबंधित जो टेस्ट होता है वो है टेट्राजोलियम टेस्ट, है ना। जब इसके अंदर हम टेस्ट करते हैं ना, जब हम सीड को एक पानी सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, किस में डालते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर एक केमिकल डाला जाता है जिसका नाम होता है 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ठीक है, 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। जब इसके अंदर वो पानी है ना वो डाला जाएगा इसके अंदर, इसके बाद फिर हम डालते हैं सीड, ठीक, क्या डालेंगे, सीड। देखो सीड डालने के बाद क्या देखते हैं, हमने सीड डाल दी, क्या डाल दी, सीड, है ना। अब जो सीड वाइबल होता है ना, जिंदा होता है, उसमें क्या होता है, बाहर की तरफ आपको ना लाल कलर देखेगा, वो क्या देखेगा आपको, थोड़ा रेड कलर, है ना। आपको जो सीड है ना, जो बाइबल होता है जिंदा, जिसमें जर्मिनेशन, तो ऐसा रेड कलर का आपको देखेगा, क्या देखेगा, ऐसे रेड कलर का। तो यही तो पूछ रहा है कि भाई बाइबल सीड में कैसा कलर आता है, रेड कलर आता है, कैसा, रेड कलर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कौन सा, कि जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट थ्रू द मैनिपुलेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, रेफ रेफर। अगर हम किसी फसल को सुधारते हैं, क्रॉप इंप्रूवमेंट करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, हम करेंगे क्रोमोसोम की संख्या में बढ़ोतरी, क्रोमोसोम की संख्या में बदलाव कर कर, ठीक है, गुणसूत्र की संख्या में चेंज करके अगर हम फसल सुधार करते हैं, क्रॉप इंप्रूवमेंट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं पॉलीप्लोडी ब्रीडिंग। क्या कहते हैं, पॉलीप्लोडी ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई, क्या कहते हैं, पॉलीप्लोडी। देखो पॉलीप्लोडी का मतलब होता है, ठीक है, कि आप क्या करोगे कि भाई 2n कंडीशन से आप क्या करोगे, तो आंसर है ऑटोप्लो, है ना, ऑटो पॉलीप्लोडी या फिर एलो पॉलीप्लोडी, मतलब 3n बनाओगे आप, 4n बनाओगे, है कि नहीं, ये बनाते हैं कि नहीं हम। तो क्रोमोसोम की संख्या को आप क्या करोगे, बढ़ाते हैं, क्रोमोसोम मैनिपुलेशन करते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीप्लोडी, ठीक है। चलिए अब आगे है नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 23, इन ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट इन क्रॉप प्लांट इज अचीव्ड थ्रू। ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से हम जब ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं, देखो तो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने में जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग होता है।
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, और ट्रांसजीन की आवश्यकता होती है ना। तो आंसर है सभी। इन सभी की हेल्प से ही हम ट्रांसजेनिक प्लांट बना पाते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट वो होते हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्लस बायोटेक्नोलॉजी से मिलाकर बनाए जाते हैं, और वहां पर हम कोई फॉरेन जीन का इस्तेमाल करते हैं। जो बाहरी जीन है जिसको हम ट्रांसजीन कहते हैं उसका यूज करके, जैसे कॉटन, बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन के अंदर हमने किससे जीन ली, ठीक है, बैसिलस थ्रुनजेनेसिस बैक्टीरिया। अरे हाँ भाई, बैसिलस थ्रुनजेनेसिस है ना, इससे हमने जीन ली कौन सी, क्राई फर्स्ट एसी। इसी जीन को हमने किसके अंदर डाल दिया, कॉटन। लेकिन डालने के लिए हमने किसका यूज किया, तो आंसर है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना, ट्रांसजीन, इन सब का यूज किया। चलिए क्वेश्चन नंबर है, द सेक्स इन प्लांट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, कि प्लांट के अंदर पहली बार सेक्स की डिस्कवरी, कि प्लांट मेल फीमेल होते हैं कि नहीं होते, है ना। तो इसकी डिस्कवरी याद रखना कैमेरियस, किसके द्वारा, कैमेरियस, है ना। ये लगभग 1664 के अंदर इन्होंने किया, बहुत समय पहले दुनिया को बता दिया कि अच्छा प्लांट भी मेल फीमेल होते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट इंटरस्पेसिक हाइब्रिड इन डायंथस वाज, ठीक है, दुनिया में पहली बार इंटरस्पेसिक हाइब्रिड पहली बार किसने बनाया, तो वो है थॉमस फायरचिल्ड, है ना, 1717, ठीक है। इन्होंने डायंथस की दो स्पीसीज है, एक है डायंथस बारबेटस, ठीक है, बारबेटस, ठीक है, और एक है डायंथस क्रायोफिलस, ठीक है, क्रायोफिलस, याद रखना। इन दोनों के बीच में आपस में क्रॉस कराया और दुनिया का पहला, वर्ल्ड का पहला इंटरस्पेसिक हाइब्रिड बनाया। इंटरस्पेसिक देखो क्या है, ये भाई डायंथस है तो जीनस सेम है, ठीक है, यहाँ भी जीनस सेम है, लेकिन स्पीसीज अलग अलग है। ये वाली जो जाति है स्पीसीज अलग अलग है, अरे हाँ है ना, ये स्पीसीज अलग है, ये दोनों क्या है, अलग है। यहाँ पर बारबेटस, यहाँ पर क्रायोफिलस, तो अलग अलग स्पीसीज के बीच क्रॉस, एक ही जीनस है, सेम जीनस की अलग अलग स्पीसीज के बीच क्रॉस करना क्या कहलाता है, इंटरस्पेसिक, है ना। तो ये ना बना है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता है दुनिया का पहला फर्स्ट इंटरजेनरिक, तो आंसर है रिम्पू ट्रिटिकेल, ठीक है। ये ट्रिटिकेल जो है, ठीक है, ट्रिटिकेल व्हीट एंड राई, ठीक है, ये जो है व्हीट एंड राई, ये फर्स्ट इंटरजेनेरिक हाइब्रिड है। क्या, फर्स्ट इंटरजेनेरिक, क्या है, फर्स्ट इंटरजेनेरिक हाइब्रिड इन वर्ल्ड, ठीक है, इन वर्ल्ड, दुनिया का पहला, ठीक है, इंटरजेनेरिक हाइब्रिड ट्रिटिकल 1890 के अंदर, कब, 1890 के अंदर, है ना, इन्होंने। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, नॉन हाइब्रिडाइजेशन ब्रीडिंग मेथड आज रेफर्स टू, कि भाई ऐसी कौन कौन सी जो सिलेक्शन विधि होती है जिनमें हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इंट्रोडक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, इनमें हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। मतलब आप जब पढ़ते होंगे ना, आपने बीएससी के अंदर पढ़ा होगा, आपने कुछ मेथड ऐसे पढ़ेंगे, प्योर लाइन सिलेक्शन ऐसे, हाँ है ना, आपने मेथड ऐसा पढ़ा होगा कि फर्स्ट ईयर हम ऐसा करते हैं, सेकंड ईयर हम ऐसा करते हैं, थर्ड ईयर हम ऐसा करते हैं। क्या यहाँ पर क्रॉस हो रहा कि नहीं, यहाँ पर 2000 प्लांट थे, कुछ सिलेक्ट कर लिए, अगली जनरेशन, ऐसा ही मास में करते हैं। क्या यहाँ पर हमने ऐसा किया कि पहले दो प्लांट के बीच क्रॉस कराया, फिर यहाँ पर F1 बना, फिर सिलेक्शन किया, इस प्रकार का कोई मेथड फॉलो। तो ये जो है ना, अगर इस प्रकार का करते हैं तो उसको बोलते हैं ऐसे मेथड जिनमें हाइब्रिडाइजेशन उपयोग होता है। तो यहाँ पर तो हो रहा है क्रॉसिंग, तो जैसे पेडिग्री मेथड है, ठीक है, बैक क्रॉस मेथड है, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन यूज होता है। क्या यहाँ पर हो रहा है, तो आंसर है देखो, इंट्रोडक्शन में कोई ऐसा होता ही नहीं है, प्योर लाइन में ऐसा चलता है, मास सिलेक्शन में ऐसा चलता है, तो आंसर ऑल ऑफ दी, जिनमें हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है। द टर्म जीन पूल, भाई जीन पूल टर्म दी है डॉबजन्स की, याद रखना, जीन पूल शब्द किसने दिया है, डॉबजन्स की। अगर आपसे पूछा जाए जर्म प्लाज्म, ठीक है, जर्म प्लाज्म टर्म, तो जर्म प्लाज्म टर्म किसके द्वारा दी गई, याद रखना, तो जर्म प्लाज्म टर्म इज गिवन बाई, ठीक है, किसके द्वारा, तो आंसर है इसका, ठीक है, वीजमान, किसके द्वारा, वीजमान, है ना, वीजमान, क्लियर है, किसके द्वारा, वीजमान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, क्या है, कंसंट्रेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च CGIAR वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1971, है ना। कहीं कहीं हो सकता है आपको 72 मिल जाए, वैसे सही आंसर क्या 1971 ही है, 1971 है ना, ठीक है। कि CGIAR है ना, इसकी स्थापना किसने की है, तो देखो ये जो बनाया गया ना, ये बनाया गया वर्ल्ड बैंक, किससे, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक, और तो आंसर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा और किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन UNDP डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन तीनों ने मिलकर इसको बनाया है ना, किसको, CGIAR के। क्वेश्चन नंबर है,
सर्टिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। भाई किस में सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है ना, किस में सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसा कौन सा सीड है, तो आंसर ब्रीडर सीड। कौन सा, ब्रीडर सीड में सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है ना। यहाँ पर टैग तो लगता है कि भाई ये मत सोचना ना टैग नहीं लगता है, टैग तो लगता है, लेकिन सीड इंस्पेक्टर के कहीं साइन नहीं होते, कहीं भी स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी का कोई रोल नहीं होता ब्रीडर सीड में। यहाँ पर कौन सा टैग होता है, यहाँ पर व्हाइट कलर का टैग है ना, ठीक है टैग, यहाँ पर ब्लू कलर का टैग, लेकिन इन टैग पर जो होता है ना सीड इंस्पेक्टर के साइन होते हैं। जहां भी जिस टैग पर अगर सीड इंस्पेक्टर के साइन है ना, तो मतलब सीड सर्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। ब्रीडर सीड में होता है गोल्डन येलो कलर, कैसा होता है, गोल्डन येलो कलर है ना, ऐसा ही होता है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सीड इंस्पेक्टर के साइन नहीं होते। फिर किसके साइन होते हैं, तो आंसर है ब्रीडर की। किसके, ब्रीडर के, जो ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर होता है ना उसके साइन होता है, वो इश्यू करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, हेडक्वार्टर ऑफ द यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वैरायटी यूपीओबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आंसर है जिनेवा। कहाँ पर है भाई, जिनेवा के अंदर। एक आईपीआर से संबंधित है ये, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वैरायटी। इसका हेडक्वार्टर का जिनेवा के अंदर। तो आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज क्लियर की है, एक्स्ट्रा भी बहुत सारी चीज आज से अब रेगुलर वीडियो आएगी, क्योंकि मैं कहीं बाहर चला गया था इसलिए रेगुलर वीडियो नहीं आ पाई थी, है ना। अब आज से कंटिन्यूस आपके एग्जाम तक वीडियो आएगी। तो भाई अब चैनल के साथ बने रहें, मेरे को लगातार पढ़ते रहें, ठीक है। और अब जिन लोगों का एसडीओ आरईओ का एग्जाम है, ठीक है, वो लोग भाई अच्छे से रिवीजन कर लें ना, वो क्या करें, अच्छे से रिवीजन कर लें एक बार, ठीक है। जितनी सारी वीडियो यहाँ पर पढ़ाई उनको एक बार आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। अगर आपने टेस्ट सीरीज खरीदी हमारी, तो उनके सारे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से। अगर आपको कुछ डाउट लगता है किसी में, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर सेंड कर देना, ठीक है, जिससे एग्जाम से पहले आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है, एग्जाम में आपसे कोई गलती ना हो। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को पर्सनली कि भाई व्हाट्सएप पर सेंड कर देना कि सर ये टेस्ट सीरीज में मेरे को डाउट लगा, ठीक है, तो वो मैं आपको सोल्व कर दूंगा, क्लियर है। लेकिन आप पढ़ाई करते ना, बहुत कम समय है, आप इस अभी, ठीक है, आज 2 तारीख है, ठीक है, अब हमारा 11-12 को एग्जाम है, तो तब तक हमको क्या करना है, 2 बार कम से कम जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेना है, ठीक है, अच्छे से रिवीजन कर लेना है। अगर आप टेस्ट सीरीज लगाएं तो टेस्ट सीरीज यहाँ पर यूट्यूब, अगर आपने नहीं परचेस की कोई बात नहीं, आप चाहते हैं तो 20% अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज से भाई बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आई होप आपको सारी चीज समझ आई होंगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।